Hello, my dear student. Very good morning, all of you. Today I am starting the page number 3.6, the major tax reforms. रिडक्शन इन टैक्सेस कि कैसे रिफॉर्म लाया गया, रिडक्शन इन टैक्सेस के जो डायरेक्ट टैक्स थे उनको कम किया गया। सिंस 1991 तक क्या होता था कि टैक्स की रेट बहुत हाई होती थी। ज़्यादा रेट हाई होने की वजह से लोग टैक्स की चोरी करते थे, नहीं चुकाते थे या कम चुकाते थे। तो इसलिए लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले, टैक्स भी बराबर कलेक्ट हो जाए। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने 1991 के बाद में टैक्स की रेट, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस थे उनकी रेट कम कर दी, जिससे लोग अपनी इच्छा से पूरा टैक्स भी भरने लगे और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर भी बहुत ईमानदारी से करने लगे। कि सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन इनकम एंड कॉरपोरेट टैक्स एज हाई टैक्स रेट वर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर टैक्स एवेजन। कि 1991 के बाद में कंटिन्यूसली टैक्स रेट को कम किया गया, चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स हो या इनकम टैक्स हो। इनकम वो होता है जो हमारी इनकम पे लगता है, कॉरपोरेट टैक्स बिजनेस सेक्टर में लोगों को प्रॉफिट जो होता है उस पर लगता है। तो टैक्स ज़्यादा था, इसीलिए ये मेन रीज़न था कि लोग टैक्स नहीं चुकाते थे। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलेंट्री डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। अब जो टैक्स रेट है मॉडरेट है, वो सही है, जिसकी वजह से लोग सेविंग भी कर लेते हैं। यानी टैक्स चुकाने के बाद इतनी इनकम बचती है कि वो उससे सेविंग करते हैं, प्लस अपनी इच्छा से वॉलेंटरी डिस्क्लोजर अपनी इनकम का कर लेते हैं। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो थी डायरेक्ट टैक्स की बात। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या किया गया? कंसिडरेबल reforms have been made in indirect tax to facilitate establishment of common national market for goods and commodities। हमारी गुड्स और कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट होने की बजाय इंडिया में भी अच्छा मार्केट मिले और बचे तो सरप्लस हम इंटरनेशनल सेल करने लगे। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स में भी कमी की गई। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, पहले जो टैक्स चुकाने की प्रोसेस होती थी वो प्रोसेस बहुत लेंदी होती थी, लोग उसके झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, बचना चाहते थे, इसलिए फिर उस प्रोसेस को इजी किया गया, जिससे टैक्स की चोरी कम हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, क्या फॉरेन एक्सचेंज? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, डिवैल्यूएशन यानी कम होना, रुपीज़ यानी भारत की रुपीज़ का, रुपीज़ कहाँ की करेंसी है? इंडिया की। तो विदेशी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारत की करेंसी का भाव कम हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। जब भारत की ही गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू कम कर देती है तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जैसे मैंने आपको बताया था, सरकार का इंटरनेशनल ट्रेड का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, वो कहलाता है, कितना पेमेंट किया या कितना पेमेंट मिला, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए सरकार ने, यानी हम प्रॉब्लम क्या थी कि हम घाटे में जा रहे थे, तो उस डेफिसिट को यानी घाटे को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया की करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया, जिससे फॉरेनर लोग भारत की चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगे और भारत में बाहर की करेंसी आ गई। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, द गवर्नमेंट अलाउड रुपीज़ वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल, रुपीज़ की वैल्यू को कंट्रोल करना कम कर दिया। As a result, market forces of demand and supply determine the exchange value of the Indian rupees in terms of foreign currency। कि फॉरेन करेंसी की क्या रेट होगी। अगर फॉरेन में हमारी कंट्री की रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हाई रेट हो जाएगी, अगर उसकी डिमांड कम है तो उसकी रेट लो हो जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करने की बजाय मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट्स डिसाइड होने लगे। Trade and investment policy reforms. Before 1991, a lot of restrictions were imposed on import to protect the domestic industry.
कि 1991 के पहले इंपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे. हाउएवर दीज प्रोटेक्शन रिड्यूस्ड द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या हो गया, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन करना पड़ता था एंड लेड टू देयर स्लो ग्रोथ. कि एफिशिएंसी भी कम हो गई, कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए, किसी बिजनेस के लिए अच्छा होता है, तो वो कंपटीशन भी कम हो गया, जिसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पा रहे थे. सो द रिफॉर्म्स इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड. इसमें भी रिफॉर्म आया क्या, कि टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ कॉम्पिटिटिवनेस को यानी कंपटीशन को बढ़ाया गया. टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी. हमारे देश की इकोनॉमी में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया. टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. द इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड. कि क्या रिफॉर्म इंक्लूड थे, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत हटा दिए गए. रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट करने पर जो हमें टैक्स या ड्यूटीज़ देना पड़ती थी वो हटा दी गई. रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़. इम्पोर्ट के ऊपर भी लगी हुई टैक्स या ड्यूटीज़ हटा दी गई, जिससे आसानी से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होने लगा. रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम. इम्पोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है उस सिस्टम में भी लाइसेंस व्यवस्था ख़त्म कर दी गई. ये था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. अब प्राइवेटाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 3.7 पर. पॉइंट नंबर 3.5 है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सेक्टर्स का प्राइवेट हैंड्स में आना, गवर्नमेंट के हाथ से कम होना शक्तियाँ और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा आ जाना क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन. Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the enterprises in the private sector. कि गवर्नमेंट के हाथ से ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल सब किसके हाथ में आ जाना, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाना, ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन implies greater role of the private sector in the economic activities of the country. कि देश के डेवलपमेंट में प्राइवेटाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. ओवर द ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डाइल्यूट्स इट्स स्टेक इन सेवरल पब्लिक एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग IPCL, IBP, मारुति उद्योग एट्सेट्रा. प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इनटू 2 ways. किस तरीके से किया जा सकता है, कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. कि जो ओनरशिप यानी अधिकार वो किसका था, सरकारी था, अब वो किसका हो गया, प्राइवेट का. कि द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर. कि जो कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर की थी, जिस पर गवर्नमेंट की ओनरशिप यानी अधिकार था, मैनेजमेंट उनका था, कंट्रोल उनका था, अब वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई. यानी जिस कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो वो प्राइवेट कंपनी, और 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हाथ में हो तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है. द पर्पज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन वॉज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. इसका मेन पर्पज़ क्या था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना और मॉडर्नाइजेशन. कि it was also believed that private capital and managerial capabilities will help in improving performance of PSU. कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थी उनका परफॉर्मेंस बिलो जा रहा था, वो यूनिट बीमार हो रही थी, सिक हो रही थी या घाटे में जा रही थी, अब वो प्राइवेट हैंड्स ने अपने हाथों में ली और उसका डेवलपमेंट किया और वो उद्योग धंधे भी अच्छे चलने लगे. ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि हमारे बिजनेस को ऐसा बढ़ाना कि हमारी कंट्री के साथ साथ आसपास की दूसरी कंट्रीज़ में भी हमारा बिजनेस फैल जाए. वैश्वीकरण यानी विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में हमारे बिजनेस का अधिकार जम जाए या बिजनेस चलने लगे, वो कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स
aggregating the national economy with the world economy through removal of barriers on इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, कि विदेशी व्यापारियों को इंडिया में आने की आज़ादी मिले, इंडिया के व्यापारियों को विदेशों में जाकर व्यापार करने की आज़ादी मिले, रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए जाएं, ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. Globalization is generally understood to mean integration of the economy of country with the world economy, कि हमारी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ मिलने देना ग्लोबलाइजेशन है. However, it is a complex phenomenon. It is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. इससे क्या हुआ कि कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड भी करेंगी, कंट्रीज़ को अपना बड़ा हुआ मार्केट मिलने लगेगा. It involves creation of network and activities transcending इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज. इससे जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्रॉस हुई, एक कंट्री की इकोनॉमी का फैलाव दूसरी कंट्री तक हुआ, दूसरी कंट्री का पहली कंट्री तक हुआ. तो इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट ए बाउंड्री लेस या बॉर्डर लेस वर्ल्ड, कि एक पूरी दुनिया जिसमें कोई देश अलग अलग ना बटा हुआ हो, ऐसा वर्ल्ड कहलाता है ग्लोबलाइजेशन.